हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस बियॉन्ड सक्सेस। आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो एक्चुअली एक मेरे स्टूडेंट है, उनकी एक रिक्वेस्ट है, सर मुझे देयर के बारे में बताओ, क्योंकि देयर का टॉपिक ऐसा है काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ इसका यूज़ में ले, क्योंकि कभी कभी ऐसी जगह पे भी लगाते हैं जहाँ पे से कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। तो एक्चुअली देखा जाए देयर के दो मीनिंग्स हैं। अगर कोई हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मीनिंग होता है वहाँ। अगर कोई चीज़ें बतानी की चीज़ वहाँ है तो हम देयर लगाते हैं, ठीक है, वो तो हमारे लिए ईजी है। पर ऐसी जगह भी लगाते हैं जहाँ पे से कोई मीनिंग ही नहीं है, जो एक तरह का मीनिंगलेस है। अब वो कैसे है? फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसके अंदर सिर्फ एक वस्तु या एक किसी व्यक्ति की उपस्थिति होती है बस, और कुछ होता नहीं है, उसकी कोई क्रिया नहीं है, उसका कोई काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक राजा था। अब एक राजा की उपस्थिति यहाँ दिखाई दे रही कि हाँ कोई एक राजा है जो उस वक्त था। अब इसमें क्या करेंगे? अगर इसको हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं तो राजा का हो जाएगा अ किंग, और था का हो जाएगा वॉस। अ किंग वॉस, ये भी अधूरा है। क्लियर? तो अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना कोई वर्ब है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाते हैं, अगर किंग को हम सब्जेक्ट में लेते हैं अ किंग और हेल्पिंग वर्ब वॉस, तो आगे भी तो होना चाहिए ना वर्ब, कोई ना कोई क्रिया होना चाहिए कि हाँ कि ये राजा एक काम कर रहा था। पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से ये हो जाए, ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में ना तो वर्ब है ना तो सब्जेक्ट है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एक ऐसे वर्ड का यूज़ में लगाएंगे जो सब्जेक्ट के तौर पे काम करे। फॉर एग्जांपल देयर, ठीक है, देयर वाज अ किंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस हमारे तरीके से पूरी तरीके से अब कंप्लीट हमारा हो चुका था। फॉर एग्जांपल एक गाय है। अब यहाँ पे गाय की सिर्फ उपस्थिति है, कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ बताना है कि हाँ एक गाय है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज ए काउ। अगर मुझे ये बताना हो कि मेरे घर में एक बाइक है, ठीक है, अब यहाँ पे बाइक की उपस्थिति सिर्फ बतानी है, कोई क्रिया नहीं बताना है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है और ना ही कोई वर्ब है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है। तो कैसे करेंगे? तो इसमें सेंटेंस के दो पार्ट बनाएंगे। थोड़ा ध्यान से स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होगी ऑलरेडी आप ये बिना ट्रांसलेट किए भी आप बोल पाओगे। जैसे मेरे घर में, ये एक सेंटेंस हुआ, एक बाइक है, एक सेंटेंस हुआ। तो पहले सेंटेंस में आपको ये पता करना है कि ऐसा कौन सा वो पार्ट है जो अपने आप में पूरा है। जैसे एक बाइक है, ये वाक्य पूरा कंप्लीट है, इसकी पूरी मीनिंग है। मेरे घर में, ये अधूरा हो गया, ठीक है, तो जो पूरा है उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो एक बाइक है, तो देयर इज अ बाइक, ठीक है। अब बाकी जो पार्ट वो करेंगे, इन माई हाउस, देयर इज अ बाइक इन माई हाउस। दो बिल्लियां हैं, ठीक है। अब बिल्लियां मतलब एक से ज़्यादा हो गई, तो देयर आर टू कैट्स। मंदिर के सामने एक तालाब है, ठीक है। अब तालाब की सिर्फ उपस्थिति बता रही है, वो कोई क्रिया नहीं हो रहा है। तो जब भी सेंटेंस में किसी भी वस्तु का या किसी अननोन व्यक्ति का सिर्फ उपस्थिति बतानी हो कि वो है या फिर था, ठीक है, तो वहाँ पर हम देयर का लगाएंगे एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। मंदिर के सामने एक सेंटेंस हो गया, एक तालाब है। अब ये जो पूरा अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो देयर इज अ पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, बहुत ईजी है। देयर इज अ पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। मेरे गांव में एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। मेरे गांव में एक पुस्तकालय है। अब मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी की सिर्फ उपस्थिति बताई है कि वो मेरे गांव में है, ठीक है, प्रेजेंट है वो। तो मेरे गांव में ये एक पार्ट हो गया, एक पुस्तकालय है ये एक पार्ट हो गया। तो एक पुस्तकालय है, देयर इज़ अ लाइब्रेरी मेरे गांव में, इन माई विलेज, देयर इज़ ए लाइब्रेरी इन माई विलेज। हाँ देखो, अगर लाइब्रेरी एक है तो और लाइब्रेरी का इस्तेमाल हम और एन आर्टिकल हम यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने आर्टिकल से टॉपिक में कन्वर्ट कर रखी है, मतलब समझा रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आर्टिकल कैसे यूज़ में लगाना है, अ कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, द कहाँ लगाना है, तो मेरे स्पोकन इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आर्टिकल टॉपिक आप पढ़ लो, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी एक वस्तु की बात हो तो अब और एन लगाकर हम बात करते हैं, लेकिन जब एक से अधिक हो तो अब नंबर्स का जिक्र करते हैं, 2 3 4 5 6 जैसे लगाना हो वैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ लाइब्रेरी इन माई विलेज। अब पास्ट के ऊपर जैसे एक लड़का था, तो अब सिर्फ लड़के की मैंने उपस्थिति बताई जो पास्ट में थी, तो क्या बोलेंगे? देयर वॉज अ बॉय,
देयर वॉज अ बॉय। तो देखा, ये बहुत ईजी तरीके से आप आज समझ चुके हो कि देयर का यूज़ कहाँ लगाना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो कुछ सेंटेंस पर आप प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए बनाने के लिए। ईजी है। हाँ, ये टॉपिक एक्चुअली कन्फ्यूजिंग होता है अगर आपको इंग्लिश ग्रामर इतना नहीं आता है या आपने पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा है, और इसका यूज़ अक्सर अपने डेली लाइफ में हम करते रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको पर्सनली बताया, प्लस सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो बना दूँ ताकि जो हमारे व्यूवर्स है, जो देख रहे हैं जो मुझसे कनेक्ट है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि देयर का यूज़ हम कहाँ करें। क्योंकि जब हम सीखते थे तो उस दौरान भी हमें काफ़ी चैलेंजिंग लगता था कि सर देयर का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो हम यूज़ कहाँ करें, कैसे लगाएं, किस हिसाब से उसको हम उस सेंटेंस में एडजस्ट करें जिससे कोई मीनिंग निकल कर आए। अब देयर तो एक मीनिंग हो गया वहाँ जिसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, और दूसरा मीनिंग हमने देखा जिसका मीनिंग नहीं है पर ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आज वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपना राय बताइए, लाइक करिएगा, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में प्लीज़ शेयर करिए ताकि उनकी भी कन्फ्यूजन्स आपके द्वारा ठीक हो जाए।